जनजातीय विवाह में हमें कुछ निषेध भी दिखाई देते हैं, प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग मैरिज अमंग ट्राइबल्स। तो जनजातियों में विवाह को जो विवाह की जो संस्था है इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए कुछ नियम और निषेधाज्ञाओं की व्यवस्था है, जिसमें हम जो पहला नियम है उसमें हम बात करेंगे निकटाभिगमन निषेध के बारे में, जिसको कि इंसेस्ट टैबू कहते हैं। इसे निषिद्ध निकटाभिगमन कहा जाता है। इस निषेध के अनुसार जनजातियों में निकट के संबंधियों में यौन संबंध स्थापित करना वर्जित है। जनजातियों में यह नियम एक समान नहीं है, पर पिता पुत्री का, माता पुत्र का, भाई बहन का वैवाहिक निषेध सर्वमान्य है। इसमें केवल एक ही अपवाद है कि हिंदू समाज व्यवस्था में जहाँ सौतेली माता को माता का दर्जा दिया जाता है, जनजातियों में सौतेली माँ के साथ को इस तरह से नहीं देखा जाता है। जैसे नागांव में व्यक्ति को संपत्ति का उत्तराधिकार पाने के लिए सगी माँ को छोड़कर जो अन्य माएँ हैं उनसे भी विवाह करना पड़ता है। भाई बहन का विवाह निषिद्ध है। और रैडक्लिफ प्राउ का कहना है कि निकटाभिगमन निषेध संबंधियों में यौन संबंधों की समीपता से संबंधित पाप अथवा अपराध माना जाता है। इस नियम के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो जनजातियों में सहयोगी परिवार विकसित हो जिनमें बच्चों का पालन पोषण और आर्थिक विकास हो सके। अगर ऐसा ना हो तो परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंधों और भूमिकाओं में भ्रम पैदा हो जाएगा और इससे अस्त व्यस्तता आ जाएगी। और दूसरा, स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को ऐसा नियमित किया जाए कि इससे विभिन्न प्रकार परिवारों में भी स्थिर और पारस्परिक संबंधों का निश्चित विकास हो। पहला उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। दूसरा है बहिर्विवाह अर्थात एक्सोगैमी देखने के लिए मिलती है। निषेधों की दृष्टि से जनजातियों में बहिर्विवाह का भी प्रचलन है। इनके अनुसार एक व्यक्ति अपने समूह के बाहर ही विवाह कर सकता है, अर्थात व्यक्ति अपनी जनजाति में गोत्र या टोटम, भातृदल एवं परिवार समूह के बाहर विवाह कर सकता है, अर्थात बहिर्विवाह का सीधा अर्थ है अपने उस समूह में विवाह नहीं किया जा सकता जिसकी समाज द्वारा अनुमति नहीं है। दूसरे गांव में विवाह करना, अपने गोत्र को छोड़कर दूसरे भ्रातृदल में विवाह करना आदि सभी जनजातियों में प्राय देखने के लिए मिलते हैं और इसका कड़ाई से पालन भी किया जाता है। प्राय जनजातीय व्यक्ति अपने जीवन साथी दूसरे गोत्र से प्राप्त करता है। और बिहार की मुंडा जनजाति ऐसे विवाह पर गांव से निष्कासन तक कर दिया जाता है, जिसे विटलहा कहा जाता है। लुशाई और कुकी जनजातियों में भी ऐसी ही मान्यता है। साधारण रूप से बहिर्विवाह का निषेध भारत में प्राय अधिकांश जनजातियों में देखने के लिए मिलता है। और आखिरी युग में जनजातियां घुमंतु जीवन व्यतीत करती थी। उस समय भोजन की समस्या अधिक होने के कारण स्त्रियां साथ नहीं जा सकती थी, और तो जो पुरुष हैं वो बाहर के समूहों में ही संबंध स्थापित कर लेते थे, और वहीं से जो बहिर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर करके आता है। अंतर विवाह देखने के लिए मिलता है जिसको एंडोगैमी कहा जाता है। और जो निषेधात्मक नियम है यह भी उनके अंतर्गत आता है। बहिर्विवाह के बिल्कुल विपरीत है। इसमें एक व्यक्ति अपने समूह में ही विवाह कर सकता है और वह समूह के बाहर उसे विवाह करने की अनुमति नहीं है। जिन जनजातियों में यह निषेध लागू है वहाँ कड़ाई से इसका पालन किया जाता है। भारत में जो अधिकांश जनजातियां हैं वे अंतर्विवाही हैं। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यक्ति उस निर्धारित समूह में विवाह करता है जिसका कि वह सदस्य है। यह समूह अपनी जाति, जनजाति, कभी कभी गोत्र भी हो सकता है। भारत की आदिम जनजातियों में स्थानीय अंतर्विवाह और गोत्र अंतर्विवाह के उदाहरण बहुत कम हैं। टोडा जनजाति के गोत्र तार्थरोल और तिवालियन अंतर्विवाही समूह हैं। भील जनजातियों में उजले भील, मैले भील भी इसी नियम को मानते हैं। कादर एवं बैगा आदि भी इस नियम का पालन करते हैं। जनजातियों में जहाँ तक ऐसे विवाहों के कारणों का प्रश्न है तो इसका कारण है कि अपरिचितों के प्रति भय की भावना, और दूसरा अंधविश्वास और जादू टोने का डर। बाहर के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने और उनके द्वारा जादू टोने से हानि हो सकती है, अतः अपने समूह के अंदर ही विवाह करना उचित मानते हैं। और तीसरा कारण है कि संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने की भी इनकी इच्छा है, क्योंकि इन भिन्नताओं के कारण जनजातियों में अनेक विशिष्टताएं पैदा हो जाती हैं। और चौथा कारण यह भौगोलिक अलगाव भी है, जिससे ये समूह में ही विवाह करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अधिमान्य विवाह। वैवाहिक संबंधों की दृष्टि से जनजातीय समाजों में ही नहीं बल्कि सभ्य हिंदू समाजों में भी विवाह व्यक्तिगत मामला न होकर सामाजिक जरूरत के दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि
जो विवाह है वो दो परिवारों का मिलन है, जिसके कारण ही संबंध निश्चित और ज़्यादा दृढ़ होते हैं। विवाह में स्त्री पुरुष केवल पति या पत्नी ही प्राप्त नहीं करते, बल्कि इसके आधार पर अनेक रिश्ते नाते भी प्राप्त करते हैं, जो दुख सुख दुख के साथ ही होते हैं। और ये नातेदार जीवन व्यतीत करने में, संघर्षों से मुकाबला करने में, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देते हैं। और इसी दृष्टिकोण से हर समाज में कुछ ऐसे अलिखित नियम रचित हो जाते हैं कि व्यक्ति किससे विवाह करे जो ज़्यादा लाभदायक होगा। साधारणतः जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने का विशेषाधिकार होता है, तो सामाजिक दृष्टि से उस विवाह का होना भी उचित माना जाता है और अधिक पसंद किया जाता है। ऐसे विवाह को ही अधिमान्य विवाह कहा जाता है। इस अधिमान्य विवाह को हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि विवाह के मामले में, जीवन साथी के चुनाव के मामले में कुछ व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्रमुखता या अधिमान्यता दी जाती है, प्रीफरेंस दी जाती है। प्रीफरेंशियल मैरिज इसको बोला जाता है। और भारतीय जनजातीय समाजों में भी जो अधिमान्य विवाह हैं वे हमें प्रचलित दिखाई देते हैं। इसमें जो कुछ विवाह हैं वो हैं, पहला है ममेरे फुफेरे यानी कि क्रॉस कजिन मैरिज। जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पर भी हमें ये देखने के लिए मिलती है। इसको विलिंग सहोदरज विवाह भी कहते हैं। भारत की जनजातियों में प्राय भाई बहन के जो बच्चों के विवाह को प्रमुखता दी जाती है। वैवाहिक पक्ष में जो ममेरे फुफेरे भाई बहन होते हैं उन्हें उपयुक्त नाम दिया जाता है। और जनजातीय उदाहरणों में मणिपुर के जो पुरम कुकी जनजाति में मामा की लड़की से विवाह करना उत्तम समझा जाता है। और यदि कोई पक्ष ऐसे विवाह से इनकार करता है तो उसे दूसरे पक्ष को जुर्माना देना पड़ता है। गौंड जनजाति में ममेरे फुफेरे विवाह, भाई बहन विवाह यानी क्रॉस कजिन मैरिज को दूध लौटावा भी कहा जाता है। दूसरा है पैरेलल कजिन मैरिज यानी चचेरे और मौसेरे भाई बहनों का विवाह। इसे सलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। जनजातियों में मान्यता प्राप्त अधिमान्य विवाह का दूसरा रूप है ये। और साधारण रूप से जब दो भाइयों की संतानें या दो बहनों की संतानें परस्पर विवाह करती हैं तो ऐसे विवाह को इस नाम से जाना जाता है। और भारत की अधिकांश जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा नहीं पाई जाती, लेकिन संसार में जैसे अरब की बेडोइन जनजाति में और कुछ अन्य जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह को उत्तम विवाह समझा जाता है। तीसरा है लेवरेट यानी पति भ्राता विवाह। अधिमान्य विवाह का एक रूप है ये और भारत की अनेक जनजातियों में किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिलता है। कुछ जनजातियों में स्त्री को यह अधिकार होता है कि वह पति की मृत्यु पर उसके भाई से विवाह कर सकती है। जब एक विधवा स्त्री अपने पति के भाई से विवाह करती है तो उसे पति भ्राता विवाह कहते हैं। इसके दो रूप देखने के लिए मिलते हैं। जब स्त्री अपने मृत पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह करती है, जिसको जूनियर लेवरेट कहते हैं। और दूसरा जब स्त्री मृत पति के बड़े भाई अर्थात जेठ सीनियर लेवरेट से विवाह करती है। ऐसे विवाहों की अनुमति और मान्यता प्राय भारत की अनेक जनजातियों में है। और हिंदुओं में भी यह प्रथा प्रचलित है जिसे चादर डालना कहते हैं। इसके साथ साथ जनजातीय समूहों में इसका एक और रूप देखने के लिए मिलता है कि कुछ जनजातियों में स्त्री पति के मृत होने के बाद नहीं बल्कि विवाह के साथ ही पति के छोटे भाई की पत्नी बन जाती है, या पति के सभी बड़े छोटे भाई बहन उस स्त्री के पति होते हैं। अनेक जनजातियों में यह प्रथा स्त्री या विधवा की इच्छा पर भी निर्भर है। इसके बाद में साली विवाह देखने के लिए मिलता है जिसको सोरोरेट कहते हैं। जनजातीय समाजों में यह भी अधिमान्य विवाह का एक रूप है। और जो विवाह करने वाला व्यक्ति है पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह करता है या अन्य स्त्रियों की तुलना में साली को ज़्यादा पसंद करता है। वैसे कुछ जनजातियों में ऐसे विवाह को पत्नी की मृत्यु होना भी आवश्यक नहीं है। इनके दो रूप हैं, एक सीमित साली विवाह जिसमें व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद या कभी कभी उसको संतान न होने पर उसके जीवित रहते ही छोटी बहन से विवाह कर लेता है, जैसे भील जनजाति में यह प्रथा देखने के लिए मिलती है। दूसरा असीमित साली विवाह जिसमें जब व्यक्ति बड़ी बहन से विवाह करता है तो उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती हैं। और अन्य अधिमान्य विवाह हमें देखने के लिए मिलते हैं अदर प्रीफरेंशियल मैरिजेस। तो इन चार के अतिरिक्त अधिमान्य विवाहों के अतिरिक्त भी कुछ संबंध को प्रमुखता दी जाती है। भारत की कुछ जनजातियों में विधवा और विधुर विवाह को अच्छा माना जाता है और इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है। संथाल जनजाति इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गारो जनजाति में यह आवश्यक है कि ससुर की मृत्यु के पश्चात सास का विवाह दामाद के साथ हो। गोंडों में बाबा और पुती के तक की पीढ़ी में विवाह हो जाता है। लोशाई पहाड़ों पर रहने वाले लाखेर जनजाति में सौतेली विधवा माता का विवाह
पुत्र के साथ किया जाता है। सीमा नागाओं में भी यही प्रथा है। नाइजीरिया की पैल्विक और बूरा जनजातियों में व्यक्ति को अपने दादा की पत्नियां उत्तराधिकार में मिल जाती हैं, और इन जनजातियों में ऐसे संबंधों को स्वीकार करना सामाजिक दृष्टि से श्रेयस्कर समझा जाता है। तो जनजातीय जो समाज हैं, जो अपनी अभी भी अपनी प्राचीन संस्कृति को मूल रूप से बनाए हुए हैं, उसका पालन कर रहे हैं, वहाँ पर अभी भी हमें ऐसी चौंका देने वाली जो संस्कृतियाँ हैं वो हमें दिखाई देंगी, जिन पर विश्वास करना भी शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा।